हेलो नमस्कार वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रमेश टेक। आप लोगों के बीच में मैं ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास, भारत का इतिहास मैं लेकर आया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया, अर्थात भारत का देश भी कहा गया। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया या फिर भारत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ठीक है, इन्होंने संबोधित किया। भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या है? प्राचीन भारत। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। जो है कि आधुनिक भारत है। आगे प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे। देखिए, यह हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। हम प्राचीन भारत जो है कि पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन है? चार स्रोत कौन है? एक होता है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसी से हमें जो है कि प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के स्रोत हैं। आगे है धर्म ग्रंथ। जो हम धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, चार तरह से ही पता चलता है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो धर्म ग्रंथ देखिए, भारत का सर्वप्राचीन कहा जाता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। ठीक है ना? जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद हमारे कितने हैं? वेद हमारे चार हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारे क्या हैं? ये वेद हैं। ये हमारे चार वेद हैं। और हम फिर आगे चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद। ठीक है ना? ऋग्वेद पढ़ेंगे। यहाँ से ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित है। 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है? देखिए, जानकारी मिलती है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देखिए, इसके 9वें मंडल में देवता सोम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें कह रहा है क्या कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। आगे है चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार
4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 क्या हैं, वर्ण हैं आदि, जो कि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये सभी जो हैं कि ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पन्न हुए। कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, पुरुष ब्रह्मा के, ठीक है ना, मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं चारों, ठीक है ना, 4 वर्ण हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। नोट है ये, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ की वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद क्या है कि ब्राह्मण का स्थान है। देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं, हाईलाइट मैं बता दे रहा हूँ। ईसा पूर्व एवं ईस्वी जो है, ईसा पूर्व एवं ईस्वी में देखिए वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को पूर्व कहते हैं, क्या है, ईसा पूर्व बोलते हैं, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है, उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। ये है आपके बीच में। देखिए ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ये कहा जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं। ये ऋग्वेद हमारा हो गया। ऋग्वेद के बाद हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। आता है हमारा यजुर्वेद पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह ऐसा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, ठीक है। आगे हम चलते हैं सामवेद में। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं को संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद, इसके बाद हम चलते हैं अथर्ववेद। ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों
के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देखिए, हम इधर जो है कि पुराण और संबंधित वंश है, पुराण और संबंधित वंश हैं ये। अब इसमें जो है कि विष्णु पुराण जो है ये क्या है, मौर्य वंश संबंधित वंश है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ये हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ नोट हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। कहते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद है। ठीक, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं, जैसे कहते हैं कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये क्या है, 6 जो है कि वेदांग हैं, ये इनकी रचना की गई है। अब इसके बाद जो है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष, इसके रचयिता कौन, लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में है। राजाओं की वंशावली पाई जा रही है, जो कि राजाओं में वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कह रहे हैं कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अब देखिए, हम जो है कि आगे चल रहे हैं। मत्स्य पुराण जो है प्रामाणिक है, और आगे आ रहे हैं कि अधिकतर पुराण जो कह रहे हैं क्या, कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां, शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं और शूद्र जो थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। लेकिन पुराण जो है कि वो सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। कहाँ किया करते थे, पुजारी मंदिरों में पाठ किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण, कह रहे हैं क्या, कि शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मनुस्मृति मानी जाती है। किसकी, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह किस काल का, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। अगला क्या है कि जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, देखिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आगे है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ
भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180, देखिए 15 अधिकरणों और 180, ठीक है ना, 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है ना, विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन, क्या कह रहे हैं कि इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में इतिहास घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है राजतरंगिणी, तो ये जो है कि कल्हड़ द्वारा रचित है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जिसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अरबों की सिंध विजय, देखिए अरबों की सिंध विजय वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आगे आते हैं, जैसे कह रहे हैं विदेशियों की, ठीक है ना, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए टेसियस कहाँ क्या था? ईरान का राजवैद्य था। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, देखिए यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। क्या था? राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब इसके बाद दूसरा कौन है? देखिए दूसरा हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस, आसिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। आगे देखिए डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, देखिए डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अगला है टालमी। देखिए टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जो है कि ये है। आगे चलते हैं, चीनी लेखक के बारे में देखते हैं। चीनी लेखक जो हैं फाहियान। चीनी लेखक जो हैं इनके बारे में जानते हैं। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और एवं समृद्धि बताया है। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। हैनसॉन्ग, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैनसॉन्ग बहुत ज़्यादा आता है। हैनसॉन्ग जो था ये चीन का था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसॉन्ग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राजकीय कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। फिर जो है कि वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था। हैनसॉन्ग के अध्ययन के समय हैनसॉन्ग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। उस समय जो है कि शीलभद्र आचार्य थे। एत्सिंग है, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। उस समय का भारत का वर्णन किया है। अगला है जो लेखक हैं अरबी लेखक अल-बरूनी। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है कि टॉपिक चल रहा है इतिहास। अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आप जो है कि इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिए। देखिए अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद याद कहते हैं उसको तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। क्या कहते हैं? भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला है देखिए इब्न बतूता। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर
तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी, देखिए दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। कौन कर दिया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अन्य लेखक कुछ बताते हैं, देखिए अन्य लेखक जो हैं कि कह रहे हैं क्या कि तारानाथ हैं। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, देखिए मार्को पोलो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे जो है कि देखेंगे, आगे जो है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली कुछ जानकारी ये बताने जा रहे हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के संबंधित है, जो गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है ना। आगे जो है कि पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ जो आपको मैंने बताया, ये यहाँ से जो है कि होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे है नोट कुछ है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। तो हम आगे चलते हैं। देखिए कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कारसापड़ कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा जाता है। ठीक है। आगे जो है कि देखेंगे समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा जो है कि वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, ये जान लेंगे। यवन शासकों ने किया था सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है किया था। अरीक मेड़ू पंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुछ इधर दिए गए हैं महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल तिथि रहित अभिलेख हैं।
जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ये हैं। देखिए आगे जो है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, देखिए ये है रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। कौन किया था? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहले व्यक्ति हैं जो पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला बोला गया। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवा कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अगला है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। किस घाट से? नर्मदा घाट से मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रीजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसमें स्टार लगा है, ध्यान देंगे इसका। ठीक है, ये है जो कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। अगला है सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित कागेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर निकट मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में मिला है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे कुछ। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। देखिए लिखित रूप में उपलब्ध है। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के
प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश, देखिए होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। ठीक है ना। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। इसके बाद जो है कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, आगे से देखते हैं। आग, देखिए उन्होंने पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार, और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण में हुआ। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और पहिए का आविष्कार जो है कि नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को पाला, कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है। इसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल जो है कि जहाँ से प्राप्त हुआ है अतिरंपकम था। ठीक है ना। अतिरंपकम था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, पहली फसल एवं जौ थी। देखिए कृषि के लिए जो कह रहा है कि प्राचीन जो फसल है, सबसे प्राचीन फसल गेहूं, पहली फसल एवं जौ थी। ठीक है ना। गेहूं और जौ। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। किसके बने थे? पत्थर के बने थे। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये जो है कि 6 बड़े बड़े नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नागार, ठीक है ना, इसमें से मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चिता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। मनके देखिए आगे,
मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं, जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। किसके दाने? चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही चावल के साक्ष्य मिले हैं। सूरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता, देखिए, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। किसकी गाड़ी का? देखिए, 2 पहियों के 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। आगे है, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसकी राजधानी? जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। अगला है, स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी? मातृ देवी की। ठीक है ना। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, देखिए, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। किसका था? क्या था? मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। देखिए, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और ये जो है कि पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। इसमें सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। हड़प्पाकालीन जो है कि स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु
भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। आगे देखेंगे पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा क्या है? पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। बाढ़ आया था, वही है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, टेराकोटा कहा जाता है। आगे देखिए, आगे जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन एवं वर्तमान स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है लेकर आया हूँ आपके बीच में। और ये जो है कि इतिहास है, भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ये सभी आगामी परीक्षाओं में आने वाले चॉइस जो है कि प्रश्न हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आगामी परीक्षाओं में होने वाले हैं, जो कि आने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। देखिए हम शुरू करते हैं। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थल जो है कि हड़प्पा है। नदी कहाँ पे मिला है? रावी नदी। इसके जो है कि उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स। ये 1921 ईस्वी में उत्खननकर्ता ने खोज किया था। इसमें मिला जो स्थिति क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सिंध नदी पे है। इसको पता कौन किया था? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक लरकाना जिला है। ठीक है, चन्हूदड़ो सिंधु नदी पे है। गोपाल मजुमदार ने खोजा था 1931 में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्घर नदी पे है। बीबी लाल एवं बी के थापर 1953 ईस्वी में खोजा था। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला स्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी पे है। फजल अहमद इन्होंने खोजा था 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद रंगपुर जो है कि रंगपुर मादर नदी पे है। रंगनाथ राव ने खोजा था 1953-54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला स्थित है। काठियावाड़ जिला, ठीक है ना। रोपड़ जो है कि सतलज नदी पर किया गया था इसका खोज। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था 1953 और 56 ईस्वी में। पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है, उसी जिले से नाम पड़ा है। लोथल जो है कि भोगवा रंगनाथ राव ने किया था 1955 से 1962 ईस्वी में। गुजरात का अहमदाबाद जिला है। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है। यज्ञदत्त शर्मा इन्होंने किया था 1958 ईस्वी में। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसी में इसने प्राप्त हुआ था। सुत कांगेडोर दासक जो है इस किसने किया था? ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स 1927 और 1962 तक पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे इन्होंने प्राप्त किया था।
बनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में किया था। हरियाणा का हिसार जिला है। धौलावीरा, देखिए ये धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1931 ईस्वी में गुजरात के कच्छ जिला से में प्राप्त है। कच्छ जिला गुजरात के, ठीक है। अब ये जो है कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बीच में कुछ। अब हम आगे चल रहे हैं बताने आपको जो है कि देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। वैदिक सभ्यता के बारे में बताने जा रहे हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था, ठीक है ना। वैदिक काल का विभाजन जो कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। ऋग्वैदिक काल जो है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 या 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। आगे देखिए, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, जो कह रहे हैं क्या कि आरोही क्रम से इन पांचों में बांटा था। कुल, ग्राम, वेश, जन, राष्ट्र, ये जो है कि इन्होंने बांटा था 5 भागों में। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, ठीक है। इनकी संख्या 12 हुआ करती थी। देखिए यहाँ जो है कि हम पढ़ लेते हैं एक जो है कि दिशा उत्तर वैदिक शब्द है, राजा का नाम है, जान लेते हैं इसी के साथ। कह रहे हैं कि पूर्व, दिशा क्या है कि पूर्व, ये जो है कि प्राची है। उत्तर वैदिक शब्द प्राची। सम्राट, ये है सम्राट, राजा का नाम सम्राट। पश्चिमी, जो क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी प्रतीची स्वराष्ट्र। उत्तर उदीची विराट। मध्य का जो है कि राजा। दक्षिण में भोज, ये जो है कि राजा का नाम दिया गया, ठीक है। पढ़ते हैं अब आगे। देखिए, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था और राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को रोकने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ठीक है, ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। जिसमें कौन हुआ? सुदास विजयी हुआ। आगे देखिए, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था।
ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है ना, समाज की सबसे छोटी थी, जो कह रहे हैं कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इसमें देखो कि उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या है 18, वेदांगों की संख्या 6 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की संख्या 18, महापुराणों की संख्या उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 8 है, 6 है। देख लेते हैं। देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 है। अब इसे जो है कि आगे चलते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, आगे। जीवन भर कह रहे हैं कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास और उषडीस करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। जो अंदर पहने जाते थे कपड़े, उन्हें नीवी कहा जाता था। ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रण दौड़, रथ दौड़, घोड़दौड़ और दूत कीड़ा ये थे। ठीक है। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका जो कि प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, इतनी बड़ी व्यवस्था की गई। अब देखिए